हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। दोस्तों, रोजगार और निर्माण का नया अंक प्रकाशित हो चुका है जो कि 11 से लेकर 17 अप्रैल 2022 का है। और इस वीडियो में हम इसी अंक का विश्लेषण करेंगे, देखेंगे इस हफ्ते क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मेक श्योर लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं पिछले हफ्ते चर्चा में क्या क्या रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ब्रिटेन में भी हाल ही में कोविड यानी कि कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिला है और इसका आपको नाम याद रखना है। इसका नाम दिया गया है एक्सी। ठीक है, XE, ये इसका नाम दिया गया है, जो कि कोरोना का नया वेरिएंट पाया गया है। कहाँ पाया गया है ये भी याद रखिएगा, ये पाया गया है ब्रिटेन में। ठीक है। इसके बाद भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है पिक्सेल। ठीक है, ये स्टार्टअप कंपनी का नाम है पिक्सेल। इन्होंने अपना पहला व्यावसायिक उपग्रह अभी सफलतापूर्वक लॉन्च किया है कुछ ही दिनों पहले। और जो उपग्रह लॉन्च किया गया है इसका नाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उपग्रह का नाम आपको याद रखना है शकुंतला। ठीक है, शकुंतला उपग्रह का नाम था। और इसे लॉन्च किसकी मदद से किया गया है? तो जो स्पेसएक्स है, इसके फैल्कन 9 रॉकेट के मदद से इसे लॉन्च किया गया है। तो आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले स्टार्टअप कंपनी का नाम पिक्सेल, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उपग्रह का नाम शकुंतला, और स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से इसे प्रक्षेपित किया गया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, केंद्र सरकार ने देश में प्रसारण सेवाओं को आसान बनाने के लिए एक प्रसारण सेवा पोर्टल शुरू किया है। ठीक है, प्रसारण सेवा पोर्टल शुरू किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। ये जो पोर्टल है, इसका शुभारंभ किया है जो हमारे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी के द्वारा। ये आपको याद रखना है। तो ये जो पोर्टल है, इसमें कई तरह की ऑनलाइन समाधान मिलेंगे, जैसे कि प्रसारकों द्वारा विभिन्न प्रकार के जो लाइसेंस हैं, अनुमति हैं, पंजीकरण हैं, और जो भी आवेदन किए जाते हैं, तो इन सब चीज़ों में स्पीड बढ़ाने के लिए, ताकि ये सारी चीज़ें जल्दी से जल्दी हो सके, शीघ्र हो सके, इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे केंद्र सरकार ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित झूठे और भ्रामक प्रचार में शामिल 22 यूट्यूब चैनलों को अभी हाल ही में ब्लॉक किया है। ठीक है, यहाँ से आपको याद रखना है 22 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक किया गया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, विश्व में जो भी विश्वविद्यालय हैं और तकनीकी संस्थानें हैं, इनकी हाल ही में रैंकिंग जारी की है। और जो रैंकिंग जारी की गई है, ये QS यानी कि क्वाकवेरेली साइमंड्स, जिसे कहा जाता है QS। आपने सुना होगा QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। तो यही रैंकिंग्स अभी हाल ही में 2022 की जारी की गई हैं, जिसमें सबसे ऊपर रहा है MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अमेरिका का MIT सबसे ऊपर रहा है। भारत की तरफ से बात करें तो भारत की तरफ से सबसे ऊपर रहा है IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली, दो इंस्टीट्यूट थी भारत की तरफ से जिन्होंने टॉप 100 में जगह बनाई है। IIT बॉम्बे सबसे ऊपर रहा भारत की तरफ से। ओवरऑल स्कोर था इसका 79.9, और पूरे विश्व भर में ये 65वें स्थान पे रहा है। और जो IIT दिल्ली था, ये 72वें स्थान पे रहा है। ठीक है, तो आपको ये ज़रूर याद रखना है कि टॉप किस इंस्टीट्यूट ने किया है। तो याद रखिएगा, MIT ने टॉप किया है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में। इसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने स्वचालित परीक्षण स्टेशनों के माध्यम से वाहनों का फिटनेस परीक्षण जो होता है, इसे अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, ये जो व्यवस्था है, इसे स्टेप बाय स्टेप लागू किया जाएगा और अप्रैल 2023 से इसे शुरू किया जाएगा। इसके बाद देखिए, एक इम्पॉर्टेंट डे है और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वर्ल्ड हेल्थ डे यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को पूरे विश्व भर में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाने के लिए मनाया जाता है। तो आपको क्या क्या याद रखना है, इससे काफ़ी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले आपको डेट दे देगा, 7 अप्रैल को कौन सा दिन मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये याद रखना है। इसका क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल, आपको ये याद रखना है। इसके अलावा 2022 की थीम, हर साल देखिए एक थीम होती है। तो जो 2022 की थीम है, इसका नाम है हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, ये आपको याद रखना। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है, तो 2022 की थीम रखी गई है हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। इसके अलावा 2021 की जो थीम थी, ये भी कई बार पूछ लेता है, खासकर मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम्स में, पिछले साल की थीम। तो पिछले साल की थीम थी सभी के लिए एक बेहतर और स्वस्थ दुनिया का निर्माण, ये पिछले साल की थीम थी। और इस साल की है हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य।
ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। इसके बाद सबसे पहली बार इसे कब मनाया गया था, तो इसे सबसे पहली बार 1950 में मनाया गया था, याद रखना है। इसके अलावा ये दिन किस संस्था के द्वारा मनाया जाता है, तो ये दिन मनाया जाता है, आप सभी को पता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में WHO कहा जाता है। तो WHO के द्वारा ये दिन मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए WHO के द्वारा मनाया जाता है तो WHO से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले WHO का फुल फॉर्म, दूसरी चीज़ इसका स्थापना कब हुआ था WHO का, तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। इसी कारण से 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये है आपका जिनीवा में। कहाँ है, जिनीवा में, जो कि कहाँ पे है, स्विट्ज़रलैंड में। ये पॉइंट याद रखना है। और जो हेड कौन है यहाँ के, मतलब कि यहाँ के मुख्य कौन है, तो यहाँ के हेड हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के, ये हैं टेड्रोस अधानम। ठीक है, कौन है, टेड्रोस अधानम। तो ये पॉइंट्स आपको विश्व स्वास्थ्य दिवस से याद रखने हैं। यहाँ से आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके एग्ज़ाम में लगभग 95% चांसेस हैं यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा अपकमिंग एग्ज़ाम में। तो मेक श्योर जितने भी पॉइंट मैंने बताए हैं वो आप याद रखिएगा। फिर देखते हैं चर्चा में कौन कौन रहे हैं इस हफ्ते। तो सबसे पहले है राज सुब्रमण्यम। ठीक है, राज सुब्रमण्यम, ये चर्चा में क्यों रहे हैं, ये भारतीय मूल के केरल में जन्मे हैं, अमेरिकी है, और जो आपने कंपनी सुनी होगी फेडेक्स, ठीक है, फेडेक्स के नए CEO बनेंगे ये, इस कारण से चर्चा में है। तो याद रखना आपको, फेडेक्स के नए CEO बनेंगे राज सुब्रमण्यम। इसके बाद है हरप्रीत कौर, हरप्रीत कौर। ठीक है, तो ब्रिटेन का एक लोकप्रिय शो है जिसका नाम है द अप्रेंटिस, यहाँ की ये विजेता बनी है, विनर बनी है, इस कारण से ये चर्चा में रही हैं। तो याद रखना, हरप्रीत कौर ने जीता है ब्रिटेन का एक लोकप्रिय शो जिसका नाम है द अप्रेंटिस। ओके, इसके बाद है एक मार्वल की कॉमिक्स। तो मार्वल तो आपको सभी को पता होगा, काफ़ी बड़ी कॉमिक्स की है, जैसे कि आपने स्पाइडरमैन देखा होगा, आयरन मैन वगैरह, ये सब मार्वल के अंदर में आते हैं। तो इसी तरह से मार्वल कॉमिक्स का ही एक अंक है जो कि 1939 में प्रकाशित हुआ था। ठीक, 1939 में प्रकाशित हुई थी मार्वल कॉमिक्स की पहली बुक। इसको रिकॉर्ड 18.30 करोड़ रुपए में अभी बेचा गया, इसकी बिक्री हुई है। ठीक है, तो आपको इसकी कीमत याद रखनी है और कब प्रकाशित हुई थी याद रखना है। फिर है रॉबर्ट अबेला। रॉबर्ट अबेला ये क्यों समाचार में है, तो माल्टा के ये नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, माल्टा के नए प्रधानमंत्री बने हैं रॉबर्ट अबेला, इनका आपको नाम याद रखना है। फिर यहाँ पे एक अनुसंधान केंद्र शुरू किया गया है जो कि ग्लासगो विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया है। तो ये जो अनुसंधान केंद्र है, ये किरण मजूमदार शॉ के नाम पे नया अनुसंधान केंद्र शुरू किया जा रहा है उन्हें सम्मानित करने के लिए। ठीक है, और इसके अलावा जो किरण मजूमदार शॉ हैं और जॉन शॉ, ये दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। जॉन शॉ और किरण मजूमदार शॉ, इन दोनों के नाम पे उन्हें सम्मानित करने के लिए ये नया अनुसंधान केंद्र शुरू किया जा रहा है ग्लासगो विश्वविद्यालय द्वारा। फिर यहाँ पे वायुसेना की तरफ से न्यूज़ है, यहाँ पे चेतक हेलीकॉप्टर की हीरक जयंती मनाई गई है अभी हाल ही में। तो भारतीय वायुसेना ने 2 अप्रैल को, डेट याद रखनी है आपको, है ना, तो 2 अप्रैल को भारतीय वायुसेना ने हैदराबाद के हाकिमपेट के वायुसेना स्टेशन में चेतक हेलीकॉप्टर, जो है हेलीकॉप्टर का नाम भी याद रखना आपको, चेतक हेलीकॉप्टर के 60 वर्ष वहाँ पे पूरे हुए हैं, तो उसी अवसर पे हीरक जयंती मनाई गई है। आगे यहाँ पे एक सस्पेंशन ब्रिज है जो कि दुनिया का सबसे लंबा ब्रिज है और हाल ही में ये आम लोगों के लिए खोला गया है। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है कहाँ पे, ये देखिए। तो ये जो ब्रिज है ये यूरोप और एशिया को जोड़ता है, इसे तुर्की और दक्षिण कोरिया की कंपनी ने मिलकर बनाया है। ठीक है, एशिया और यूरोप को जोड़ता है ये ब्रिज, और इसको बनाने में जो लागत है ये है 20,803 करोड़ रुपए की। और ये जो ब्रिज है इसका नाम जो है, इसका नाम आपको याद रखना है, तो इसे 1915 कैनिकल ब्रिज के नाम से जाना जाता है। 1950 कैनिकल ब्रिज के नाम से जाना जाता है इस ब्रिज को। हाल ही में इसे आम लोगों के लिए खोला गया है। इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है। ओके, इसकी लंबाई है
4.6 किलोमीटर की और इसकी चौड़ाई है 45.06 मीटर की। ये आपको याद रखना है। इसके बाद है के प्रवीण, ठीक है। तो इनकी ज़ुबान 10.08 सेंटीमीटर लंबी है और इसी कारण से इनका नाम इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है अभी हाल ही में, ठीक है। याद रखना आपको, के प्रवीण, इनका नाम दर्ज किया गया है इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में। किस लिए? क्योंकि इनकी जो ज़ुबान है ये इसकी लंबाई है 10.08 सेंटीमीटर और ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। इसके बाद है कैच द रेन कैंपेन। तो ये क्या चीज़ है? तो अभी हाल ही में भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने नई दिल्ली में यहाँ पे जल पुरस्कार प्रदान किए हैं और इसी दौरान जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन 2022 भी लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये जो अभियान है ये 30 नवंबर तक लागू रहेगा। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पे ताइवान की न्यूज़ है। तो ताइवान में अभी हाल ही में सबसे बड़ा सर्जिकल मास्क बनाया गया है, या फ़ोटो में देख सकते हैं, ठीक है। तो इस मास्क का न्यूज़ में क्यों दिखाया गया, क्यों ये न्यूज़ में बना हुआ है? क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा सर्जिकल मास्क है और इसे हाल ही में गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ये जो मास्क है ये 27 फीट ऊंचा और 3 बाई 15 फीट 9 इंच का है। तो ये इसका आपका डायमेंशन याद रखना है। और जो आम मास्क होते हैं तो गिनीज़ बुक की माने तो जो आम मास्क होते हैं उनके कंपैरिजन में 50 गुना तक बड़ा है। इस कारण से इसे गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है और ये चर्चा में बना हुआ है। इसके बाद नासा से न्यूज़ है। तो नासा से अभी हाल ही में 3 अंतरिक्ष यात्री वापस लौटे हैं, ठीक है। तो अमेरिका अंतरिक्ष यात्री मार्क वेंदे हेई 30 मार्च को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 355 दिन का रिकॉर्ड तोड़कर पृथ्वी पर आए हैं। तो 3 साइंटिस्ट हैं। तो एक हो गए अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री मार्क वेंदे हेई, इनके अलावा 2 रूसी अंतरिक्ष यात्री भी हैं जो हैं एंटोन सकाप्लेरोव और प्योत्र डवरोव। तो ये रूसी यात्री हैं और इनके साथ ही अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं मार्क वेंदे हेई। तो ये तीनों अभी हाल ही में 355 दिन का रिकॉर्ड तोड़कर वापस आए हैं। कौन सा रिकॉर्ड है? सबसे ज़्यादा दिन अंतरिक्ष जो केंद्र है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ पे रह के सबसे ज़्यादा दिन। तो अब नया रिकॉर्ड है 355 दिन का, ये आपको याद रखना है। और इन तीनों अंतरिक्ष यात्रियों के नाम आपको याद रखने हैं। फिर यहाँ पे देखिए एक कॉमेट है जिसका नाम है लियोनार्ड। तो ये सबसे चमकीला धूमकेतु था, हाल ही में इसकी मौत हुई है, ठीक है। तो पिछले साल ये धरती के पास से गुजरा था और पृथ्वी के पास से गुजरने वाला ये सबसे ज़्यादा चमकीला धूमकेतु था जिसकी हाल ही में मौत की खबर दिखाई गई है। और क्योंकि ये सबसे ज़्यादा चमकीला धूमकेतु था इस कारण से इसका नाम थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपको बस इसका नाम याद रखना है, इसका नाम था लियोनार्ड। इसके बाद यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। तो पर्यावरण मंत्रालय ने घोषणा की है कि जो प्रजातियों के संरक्षण अधिनियम के तहत और जागरूकता लाने के लिए इस वर्ष से हर साल, ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस साल से अब इसकी शुरुआत की जा रही है। तो इस साल से अब हर साल 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है। 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा। कौन सा दिन? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। ये आपको याद रखना है डेट। इसके बाद सूरत की न्यूज़ है। यहाँ पे 1,90,00,000 टन कचरे से सड़क बनाई गई है और ये देश की पहली ऐसी सड़क तैयार की गई है जिसे स्टील प्लांट से निकलने वाले कचरे से बनाया गया है। तो इसके बनाने में स्टील का प्रयोग हुआ है, इस कारण से इसे स्टील रोड का नाम भी दिया गया है। तो आप नाम भी याद रख सकते हैं। और लगभग इसमें 1,90,00,000 टन कचरे का यूज़ किया गया है और ये सड़क बनाई गई है गुजरात के सूरत में। इसके बाद मूव करते हैं हम अपने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए सामान्य ज्ञान खेल के कुछ क्वेश्चन हैं, तो आइए एक एक करके इन्हें देखते हैं। पहले सबसे पहला क्वेश्चन है, इस वर्ष कतर ओपन में महिला एकल वर्ग की चैंपियन कौन बनी है? तो ये हैं ईगा स्वितेक। फिर है, इनमें से किस भारतीय रोवर ने एशियन गेम्स 2010 में स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका आंसर हो जाएगा बजरंग लाल ताखर। नेक्स्ट है, वर्ष 2020 में किस क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा लिवरपूल। फिर है, वर्ष 2023 में पुरुष जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर है मलेशिया। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में डेविस कप में वर्ल्ड ग्रुप प्लेऑफ में किस देश को हराया था? तो इसका राइट आंसर है डेनमार्क। फिर है, इनमें से कौन सा देश फीफा वर्ल्ड कप 2022 का हिस्सा नहीं होगा? तो कौन सा देश हिस्सा नहीं होगा? यहाँ पे रूस 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला उसका हिस्सा नहीं होगा रूस।
फिर है किस टेनिस खिलाड़ी के नाम पुरुष वर्ग में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का रिकॉर्ड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राफेल नडाल। फिर है पूर्व दिग्गज फार्मूला 1 रेसर माइकल शूमाकर किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये खिलाड़ी हैं कहाँ के? जर्मनी के। फिर है विंटर ओलंपिक गेम्स में किस देश ने महिला आइस हॉकी में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर है कनाडा। नेक्स्ट है किस भारतीय खिलाड़ी को वर्ष 2021 के लिए वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है PR श्रीजेश। फिर है नेपाल के संदीप लामिछाने किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो ये खिलाड़ी हैं आपके क्रिकेट के। नेक्स्ट है इस वर्ष किस मुक्केबाज ने स्ट्रेंजा मेमोरियल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निखत जरीन। फिर है अर्जेंटीना ने पहली बार फीफा वर्ल्ड कप किस वर्ष जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1978 में। नेक्स्ट है इस वर्ष किस टीम ने प्रो कबड्डी टूर्नामेंट जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दबंग दिल्ली ने। फिर है नीरज चोपड़ा ने किस वर्ष वर्ल्ड जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2016 में। नेक्स्ट है वर्ष 2019 में किस देश ने रग्बी वर्ल्ड कप का खिताब जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। फिर है रविचंद्रन अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में कितने शतक बनाए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, 5 इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मनु भाकर और सौरभ चौधरी किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निशानेबाजी। फिर है इनमें से कौन सा विदेशी क्रिकेटर भारतीय क्रिकेट टीम का कोच रह चुका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्रेग चैपल। फिर है फीफा वर्ल्ड कप 2018 में किस खिलाड़ी को गोल्डन बूट का पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हैरी केन। नेक्स्ट है सिमोना हालेप ने वर्ष 2019 में कौन सा ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विंबलडन। ठीक है, विंबलडन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है महिला वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम पर है? तो इसका राइट आंसर है एमिलिया केर। फिर है वर्ष 2013 में किस देश ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। फिर है लियोनार्डो बोनुकी किस देश के दिग्गज फुटबॉलर हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली। और आखिरी क्वेश्चन है इनमें से किस बल्लेबाज ने IPL 2021 में सबसे ज़्यादा रन बनाए थे? तो इसका राइट आंसर है ऋतुराज गायकवाड़। इसका देखिए मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन हैं, तो आइए इन्हें देखते हैं। सबसे पहले है आधार वर्ष 2011-12 के स्थिर भावों के आधार पर मध्य प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत वृद्धि दर का अनुमान है? तो यहाँ पे अनुमान है आपका 10.12% की वृद्धि का। फिर है आधार वर्ष 2011-12 में स्थिर भावों पर प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद 3,15,565 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2021-22 में कितने करोड़ रुपए होने का अनुमान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 6,21,653 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रकों से उत्पन्न सकल राज्य मूल्य व धन में प्रचलित भावों के आधार पर वर्ष 2021-22 में किस क्षेत्र का योगदान अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे देखिए जो आपका प्राथमिक क्षेत्र है इसका योगदान सबसे ज़्यादा है। तो जो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है ये 46.57% है। ठीक है, इसके अलावा जो तृतीयक क्षेत्र है तो तृतीयक क्षेत्र का भी आप याद रख सकते हैं, ये है 34.13%। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है स्थिर भावों 2011-12 के आधार पर मध्य प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रकों से उत्पन्न सकल घरेलू मूल्यवर्धन में वर्ष 2021-22 में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो यहाँ पे भी देखिए जो आपका प्राथमिक क्षेत्र है इसका योगदान सबसे अधिक है। जो प्राथमिक क्षेत्र है इसका योगदान रहा है आपका 37.49%। अगला क्वेश्चन है स्थिर भावों 2011-12 के आधार पर मध्य प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रकों के उत्पन्न सकल घरेलू मूल्यवर्धन में वर्ष 2011-12 में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है? तो यहाँ पे देखिए जो आपका तृतीयक क्षेत्र है, तृतीयक क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा रहा है। तो तृतीयक क्षेत्र का योगदान रहा कितना है ये भी आप याद रख सकते हैं।
तो तृतीय क्षेत्र का योगदान रहा है आपका 39.06%। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रचलित भावों के आधार पर वर्ष 2021-22 में प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो यहाँ पे वृद्धि हुई है आपका 19.74% की। फिर स्थिर भावों 2011-12 के आधार पर वर्ष 2021-22 में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितनी रही है? तो प्रति व्यक्ति आय रही है 63,345 रुपये। अगला क्वेश्चन है, प्रचलित भागों के आधार पर वर्ष 2021-22 में प्रदेश में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में वृद्धि दर क्रमशः कितनी रही है? तो यहाँ पे देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में 10.32%, द्वितीय क्षेत्र में 10.59% और तृतीय क्षेत्र में 9.67% रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रचलित भावों के आधार पर वर्ष 2021-22 में प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय कितनी रही है? तो प्रति व्यक्ति आय रही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1,24,685 रुपये। 1,24,685 रुपये, ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद है, वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में कितने करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुमानित किया गया है? तो यहाँ पे लगभग 21,375 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुमानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 31 मार्च 2021 के अनुसार राज्य का शुद्ध लोक ऋण कितने करोड़ रुपए रहा है? तो ये रहा है आपका 2,09,019 रुपये। फिर सितंबर 2021 की स्थिति में प्रदेश में साख जमा का अनुपात कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 71.14%। फिर सितंबर 2021 तक कितने लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए हैं? तो सितंबर 2021 तक लगभग 63.12 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए हैं। फिर मछुआरों के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर का मार्ग प्रशस्त करने के लिए, साथ ही मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 0% ब्याज दर पर ऋण किस वर्ष से उपलब्ध करवाया जा रहा है? तो ये जो ऋण है ये आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है 2012-13 से। फिर अब वर्ष 2021-22 में मॉडल विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत विकास खंडवार एक मॉडल ग्राम चयनित कर कितने कृषकों को सॉइल हेल्थ कार्ड का वितरण किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1.86 लाख कृषकों को। ठीक है, 1.86 लाख कृषकों को वितरण किया गया है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य स्तरीय समस्त कृषि वस्तुओं के थोक भाव सूचकांक स्थिर मूल्यों में 2020-21 में कितनी वृद्धि हुई है? तो यहाँ पे वृद्धि हुई है 4.85% की। फिर अब वर्तमान में प्रदेश में शासकीय उचित मूल्य की दुकानों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे देखिए कितनी संख्या है, यहाँ पे 25.72 हज़ार संख्या है। ठीक है, किसकी संख्या है ये शासकीय उचित मूल्य की दुकानों की संख्या है। वर्तमान में कितनी है? 25.72 हज़ार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य के आधार पर वर्ष 2021-22 में गेहूं का उपार्जन मीट्रिक टन कितना हुआ है? तो यहाँ पे हुआ है आपका 128.16 मीट्रिक टन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था में सकल मूल्यवर्धन में वर्ष 2020-21 में फसल क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत रहा है? तो इसका आंसर है 26.06%। फिर अब वर्ष 2019-20 में प्रदेश का शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितने हज़ार हेक्टेयर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 12,515 हज़ार हेक्टेयर। फिर है, मध्य प्रदेश का कोयला के सकल उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान रहा है? यानी कि पूरे भारत में जो कोयला का सकल उत्पादन होता है उसमें मध्य प्रदेश कौन से नंबर पे रहा है, ये पूछा जा रहा है। तो मध्य प्रदेश आपका रहा है चौथे नंबर पे, चतुर्थ यानी कि 4th नंबर पे। फिर अब वर्ष 2020-21 में प्रदेश में सर्वाधिक विद्युत का उपयोग किस क्षेत्र द्वारा किया गया है? तो सर्वाधिक विद्युत का उपयोग किया गया है कृषि क्षेत्र में। फिर है, न्यायाधीश पंजीयन प्रणाली के आधार पर प्रदेश में वर्तमान में प्रति 1000 व्यक्तियों का जन्म दर कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 24.5%। फिर है, जनवरी 2022 तक प्रदेश में कुल जो कारखाने हैं वो कितने थे? तो जनवरी 2022 तक प्रदेश में कार्यालय थे आपके 7,365।
अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में प्रदेश में कितनी समेकित बाल विकास परियोजनाएं संचालित हो रही हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए 4 ऑप्शन है, 4 में से आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है ये है 453। ठीक है, तो वर्तमान में प्रदेश में 453 समेकित बाल विकास परियोजनाएं संचालित हो रही हैं। फिर स्वच्छ भारत मिशन शहरी वर्ष 2021 के स्वच्छ सर्वेक्षण में प्रदेश के कितने शहरों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, 6 शहरों को यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर पे सम्मान प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके अलावा 27 शहर स्टार रैंकिंग प्राप्त करने में भी सफल रहे हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो जो 6 शहर हैं इनका आपको नाम याद रखना है, किन 6 शहरों को राष्ट्रीय स्तर पे सम्मान प्राप्त हुआ है। तो इंदौर, उज्जैन, भोपाल, रीवा, जबलपुर और सिंगरौली, ये 6 शहर हैं, इनको सम्मान प्राप्त हुआ है। इनका नाम भी आप याद रख सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, उज्जैन, भोपाल, इंदौर, रीवा, जबलपुर और सिंगरौली। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को मध्य प्रदेश के कितने शहरों के लिए निर्मित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 4। फिर कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986 से 87। फिर वर्ष 2020-21 में दलहन तिलहन के क्षेत्र फल एवं उत्पादन में क्रमशः कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो इसका राइट आंसर है 6.87% वृद्धि हुई है दलहन तिलहन के क्षेत्र में, और 9.81% हुई है फल और उत्पादन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 में कुल फसलों के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो यहाँ पे 2.01% की वृद्धि हुई है कुल फसलों के उत्पादन पे। इसके बाद है, प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है? तो यहाँ पे देखिए, कपास, गन्ना, ये दोनों ही प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रदेश में किस मसाले का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है लहसुन का। फिर है, प्रदेश में कुल कृषि उपज मंडी की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे आपका 259 कुल कृषि उपज मंडी है प्रदेश में। फिर है, वर्ष 2019 की पशु संगणना के अनुसार प्रदेश में पशुधन की संख्या कितने करोड़ है? तो ये है आपका 4.06 करोड़ रुपए। ठीक है, फिर है आपका, प्रदेश में वर्ष 2020-21 में कुल 2523 मत्स्य सहकारी समितियां पंजीबद्ध हैं, जिनमें से महिला समितियों की संख्या कितनी है आपको ये बताना है। तो इनमें से महिला समितियों की संख्या है 49। ठीक है, 2523 में से 49 महिला समितियां हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग वन आच्छादित है? और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले भी पूछा जा चुका है। तो ये है 30.72%। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रदेश में पर्यटन का विकास करने के लिए मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 2017 में। इसके बाद है, 17 अगस्त 2021 को विजन जीरो कार्यक्रम किस विभाग द्वारा लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर है परिवहन विभाग। और आखिरी क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो ये प्रारंभ हुई थी 2018-19 में। इसके बाद देखते हैं कुछ खेल समाचार। तो सबसे पहले देखिए, आईसीसी महिला विश्व कप हुआ अभी हाल ही में संपन्न, तो इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आपको याद रखना है, इस वर्ष जीती कौन सी टीम है? तो इस वर्ष जीती है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का था ये। तो ऑस्ट्रेलिया जीती है इस साल का विश्व कप। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में हराया है इंग्लैंड को, ये पॉइंट याद रख सकते हैं। आईसीसी का ये जो महिला विश्व कप है, इसमें सिर्फ 3 ही विनर हुए हैं अभी तक हिस्ट्री में, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ने 1978, 1982, 1988, 1997, 2005, 2013 और अब 2022, इन सालों में ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने इस टूर्नामेंट को जीता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हीली, इन्होंने टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा 509 रन बनाए हैं और एक विश्व कप में 500 से अधिक रन बनाने वाली ये पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं, इस कारण से इनका नाम इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा इंग्लैंड की सोफी एक्सेलस्टोन ने सर्वाधिक 21 विकेट लिए हैं इस टूर्नामेंट में,
ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। और ये जो टूर्नामेंट था ये 50-50 फॉर्मेट का था, वनडे वर्ल्ड कप था ये। इसके अलावा T20 की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार T20 का विश्व कप भी जीता है। इसके अलावा एक पॉइंट और क्या आप याद रख सकते हैं, जो टूर्नामेंट था ये हुआ कहाँ था, तो टूर्नामेंट हुआ था न्यूजीलैंड पे। ठीक है, तो आपको होस्टिंग कंट्री भी याद रखनी है, होस्टिंग कंट्री थी न्यूजीलैंड ने। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने इस टूर्नामेंट को 7वीं बार जीता है। इसके अलावा इंग्लैंड 4 बार जीत चुकी है और 1 बार न्यूजीलैंड जीती है। यहाँ पे देखिए IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस ओलंपिक का शेड्यूल घोषित किया है अभी। तो ये जो ओलंपिक है ये वर्ष 2024 के ओलंपिक होंगे। कहाँ पे होंगे? फ्रांस में आयोजित होंगे, ये आपको याद रखना है। और ये जो टूर्नामेंट है, ये जो ओलंपिक के गेम्स हैं, ये 26 जुलाई से शुरू हो जाएंगे। तो इनका नाम है पेरिस ओलंपिक। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ये 2024 के जो ओलंपिक हैं ये होने कहाँ वाले हैं? ये फ्रांस में होने वाले हैं। फिर यहाँ पे क्रिकेट से न्यूज़ है। तो न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो थे रॉस टेलर, इन्होंने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। सारे ही फॉर्मेट से, चाहे वो टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के जितने भी फॉर्मेट हैं सभी से इन्होंने संन्यास ले लिया है। ठीक है, तो इन्होंने अपने कैरियर में 112 टेस्ट मैच खेले हैं। 112 टेस्ट मैच के अलावा 236 वनडे भी खेले हैं ये, और 236 वनडे के साथ ही साथ 102 T20 मैच भी खेल चुके हैं न्यूजीलैंड के लिए। तो टेस्ट में इन्होंने 19 शतक लगाए हैं, 35 अर्धशतक लगाए हैं, और टेस्ट में इन्होंने 7,683 रन बनाए हैं। इसके अलावा वनडे में बात करते हैं तो 21 शतक, 51 अर्धशतक वनडे में इन्होंने बनाए हैं, 8,607 रन। और T20 में बात करें तो यहाँ पे 7 अर्धशतक है इनके नाम, जहाँ पे इन्होंने 1,909 रन बनाए हैं न्यूजीलैंड के लिए। इसके बाद यहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स है। तो कोविड के कारण ये बार बार पोस्टपोन होते जा रहे थे, और फाइनली ये डिसाइड किया गया कि 4 जून से इसे शुरू किया जाएगा। तो 4 जून से 13 जून तक ये चलेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स। इनका आयोजन कहाँ पे होगा? इनका आयोजन होगा पंचकुला में। ठीक है, तो पंचकुला इसकी मेज़बानी करेगा। तो अम्बाला, शाहाबाद, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी कुछ स्पर्धाएं होंगी, लेकिन मेनली होगा पंचकुला में। इसके बाद यहाँ पे भारत को तलवारबाजी चैम्पियनशिप की मेज़बानी मिली है। तो यहाँ पे 2 वैश्विक तलवारबाजी टूर्नामेंट है जिनकी मेज़बानी मिली है अभी हाल ही में भारतीय तलवारबाजी संघ को। तो अगले वर्ष अहमदाबाद में एशियाई जूनियर अंडर-20 पुरुष एवं महिला तथा कैडेट अंडर-17 लड़कों का एवं लड़कियों की तलवारबाजी चैम्पियनशिप की मेज़बानी मिली भारत को। ठीक है, एशियाई जूनियर अंडर-20 पुरुष एवं महिला ये एक टूर्नामेंट हो गया, और कैडेट अंडर-17 मेंस और वुमेंस ये दूसरा टूर्नामेंट हो गया। तो 2 तलवारबाजी का टूर्नामेंट है जिसके होस्टिंग राइट्स मिले हैं भारत को। इसके बाद है मियामी ओपन। तो जो मियामी ओपन है ये लॉन टेनिस का टूर्नामेंट है। ठीक है, लॉन टेनिस का एक टूर्नामेंट है। तो पुरुषों में बात करते हैं तो स्पेन के युवा टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज, इन्होंने जीता है मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट। ठीक है, तो इन्होंने पुरुष एकल वर्ग में जो फाइनल में नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराया है। और ये जो मियामी ओपन होता है इस खिताब को जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं ये कार्लोस अल्कराज, जिन्होंने पुरुष के एकल वर्ग में ये खिताब जीता है। ये हैं कहाँ के? ये स्पेन के हैं, याद रखना है। वहीं अगर महिला के एकल वर्ग की बात की जाए तो यहाँ पे एकल वर्ग में विजेता बनी है पोलैंड की ईगा स्वितेक। तो दोनों के आपको नाम याद रखने हैं। कार्लोस अल्कराज पुरुषों में जीते हैं, महिलाओं में जीती हैं ईगा स्वितेक। कार्लोस अल्कराज हैं स्पेन के खिलाड़ी और ईगा स्वितेक हैं पोलैंड की खिलाड़ी। इसके बाद यहाँ पे कुछ सामयिकी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हंगरी के राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री विक्टर ओरबन। ठीक है, विक्टर ओरबन, ये पिछले हफ्ते यहाँ पे चुनाव हुए थे हंगरी में, तो इन्होंने फिर से वहाँ पे चुनाव जीत लिया है, वापस से प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो यहाँ पे याद रख सकते हैं हंगरी के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं विक्टर ओरबन। इसके बाद श्रीलंका से न्यूज़ है। तो आप सभी को पता है यहाँ पे आपातकालीन सिचुएशन बनी हुई है, आपातकाल घोषित किया गया है श्रीलंका में। तो यहाँ पे 36 घंटे के लिए कर्फ्यू लगाया गया था। इसके बाद वहाँ पे सोशल मीडिया जो है उस पर भी रोक लगा दी गई है, जैसे कि व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम। तो इन सभी मंचों पे भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
आगे यहाँ पे नेपाल के प्रधानमंत्री जी की भारत यात्रा। तो अभी नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउबा जी, ये भारत यात्रा पे आए थे, जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से इनकी मुलाकात हुई और दोनों ही देशों ने यहाँ पे डिस्कशन किया कि किस तरह से जो दोनों देश के बीच में संबंध है उनको और भी गहरा बना सकते हैं और भी आगे लेके जा सकते हैं। अलग अलग क्षेत्र में यहाँ पे योजनाओं पे डिस्कशन किया गया। तो जहाँ पे आप याद रख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं, इनका नाम यहाँ पे याद रखिए, शेर बहादुर देउबा। इसके बाद नेपाल की जो राजधानी है, कैपिटल, ये है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपालीज रुपी और प्रेसिडेंट है यहाँ की विद्या देवी भंडारी। तो ये कुछ स्टैटिक पॉइंट है नेपाल से, आइए आपको याद रखने हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए भारत और ऑस्ट्रेलिया की न्यूज़ है। तो करीब 10 साल से यहाँ पे बातचीत चल रही थी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौते के लिए। तो ये जो समझौता है रिसेंटली हो गया है। तो इस समझौते के तहत भारत से जो टेक्सटाइल, चमड़ा, आभूषण, फर्नीचर एवं मशीनरी समेत ऑस्ट्रेलिया भेजे जाने वाले 96% से जो अधिक वस्तु थी, इन पे जो सीमा शुल्क है यानी कि कस्टम ड्यूटी, ये अब नहीं लगेगा। ठीक है, अभी तक इसमें 4% शुल्क लगता था, लेकिन अभी से कस्टम ड्यूटी फ्री कर दिया गया है। इसके अलावा भारत से करीब 600 सेक्टर को फ़ायदा होगा इस डील से। दूसरी तरफ जो ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया से आयात होने वाले स्टील, एल्यूमिनियम जैसे ये जो कच्चे माल थे, इन पर भी भारत में शुल्क नहीं लगेगा अब। तो ये जो समझौता था काफ़ी लंबे समय से इस पर डिस्कशन चल रहा था और ये फाइनली कंप्लीट हुआ है। तो आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही अगला अंक प्रकाशित हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके अलावा ऑनलाइन स्टडी अकेडमी को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम पे आपको डेली करंट अफेयर है, डेली वोकैब है, जीके है, अलग अलग न्यूज़पेपर के, मैगज़ीन के पीडीएफ है, सब कुछ एक ही प्लेस पे अवेलेबल हो जाएगा। तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिर से बता देता हूँ, जो टेलीग्राम की लिंक है वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे चैनल पे प्रतियोगिता दर्पण के भी वीडियोस अवेलेबल हैं और बहुत ही जल्द यहाँ पे करंट अफेयर्स के भी वीडियोस शुरू होने वाले, बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की थी इसके कारण से। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। हर चीज़, हर एक जो वीडियो है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, आप तक पहुँचते रहेंगे इससे। बाकी मिलते हैं अगले अंक के प्रकाशन के बाद नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइज़।